हेलो एस्पिरेंट्स। मेरा नाम है रुजल और आज हम पढ़ने वाले यूपीएससी के पॉलिटी सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपको यहाँ पर पहले कुछ 2-3 चीज़ें बता दूँ। हाँ, तो पहली चीज़ कि ये जो मैंने सोर्स है मेरा, ये एम लक्ष्मीकांत से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। सेकंड चीज़ कि मैं जो भी अब मैं पूरी पॉलिटी की सीरीज़ लेकर आऊँगा, अच्छे से मैं पढ़ाऊँगा सब पर। सबसे पहले रिपीटेड थीम्स, इनके ऊपर मैं सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो मैंने एनालाइज किया है, मैं पहले वो पढ़ा दूंगा उसके लेक्चर्स। फिर मैं जो लेस इंपॉर्टेंट है या मीडियम इंपॉर्टेंट है उनको ऑर्डर वाइज नहीं बट उसके अकॉर्डिंग वाइज मैं अपलोड कर दूंगा वीडियोस। थर्ड चीज़ ये है कि मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊंगा। स्टिल आपको नहीं समझे तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक चीज़, ये तो मैंने कह दिया सिंप्लीफाई। एक चीज़ की मैं यहाँ पर ना एक शीट प्रोवाइड करूँगा। अब वो मैं आज ही नहीं करूँगा लेकिन 1-2 दिन में हो जाएगा, तो उसको क्या कहूँगा मैं, एक्टिव रिकॉल कर्नल मेथड शीट कह सकते हैं, वही पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ। तो उसमें बेसिकली आप रिवीजन के लिए उसको रेफ़र कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर उसके रिलेटेड पॉइंट्स होंगे। तो पहले आपको क्या करना है, इनको नहीं पढ़ना है, ठीक है। पहले सिर्फ यहाँ पर आना है क्वेश्चन पर। जब पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जो मैं पढ़ाऊँगा उसके बाद आप क्या करो, ये क्वेश्चंस के गो थ्रू करो और खुद के माइंड पर प्रेशर लगाओ कि मुझे पहले ये याद करना है, इसका क्या। अगर नहीं आ रहा है मतलब समझ, या को याद नहीं आ रहा है उसका आंसर, फिर यहाँ पर आंसर पे जाओ, उसको हाईलाइट करो, ठीक है। फिर वापस से इस क्वेश्चन पे जाओ, फिर इसको समझो, फिर वापस से जाओ। और इसको एटलीस्ट आपको ये जो शीट है या कुछ भी आप रिवाइज कर रहे हो, एटलीस्ट 6 से 7 बार रिवाइज करना ही है महीने में। ना भी करो तो एटलीस्ट 5 बार रिवाइज करना है, ठीक है, इन अ मंथली बेसिस। बस इतना ही। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारा मेंस का सिलेबस में दिया गया है, डॉक्ट्रिन और जजमेंट्स एंड केसेस। अब यहाँ पर आर्टिकल 368 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कुछ इसी के ऊपर चला है, ठीक है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि पार्लियामेंट की जो पावर है जिससे वो अमेंड कर सकता है, यानी कि चेंजेस ला सकता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने इसको इतना बोल्ड और लार्ज फॉन्ट में रखा है जिससे आपको ये दिमाग में छप जाए। आर्टिकल 368 यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर मैंने कुछ जो भी इंपॉर्टेंट हमारे केसेस थे तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। अब एक बार अच्छे से देख लो, और ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो भी आप देख सकते हो। तो जो ये पूरा जो ओवरऑल हमारे इस चैप्टर में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2-3 चीज़ों के वर्ड्स की मीनिंग याद रख लो। जैसे कि अमेंड का मतलब है सुधार करना, यानी कि मेक चेंजेस एंड एडिशंस टू अ डॉक्यूमेंट। वर्ड का मतलब है किसी चीज़ को अमान्य ठहरा देना, लाइक लीगली इनवैलिड विदाउट लीगल फोर्स। और अब्रिज का मतलब है लिमिट कर देना किसी चीज़ को या रिस्ट्रिक्ट कर देना, पाबंदी लगा देना। अब यहाँ पर हमारा जो मेन मुद्दा क्या है, इसको ध्यान रख लो। इसलिए मैंने लिखा है कि क्या फंडामेंटल राइट्स अमेंड हो सकते हैं बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब स्टार्ट हुआ इम्प्लीमेंट होना, ये कह सकते हैं इट्स जस्ट केम टू फोर्स, ठीक है। तो उसके उसी साल में ये एक कंसिडरेशन सुप्रीम कोर्ट में गया था, ठीक है। तो ये इतना बस समझ लो। अब हम शुरुआत करते हैं हमारे मेन चैप्टर की। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला केस है वो है शंकरी प्रसाद केस 1951। तो यहाँ पर जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 था, ठीक है, जिसने कर्टेल यानी कि रोक लगा दी थी राइट टू प्रॉपर्टी पर, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर कह सकते हैं कि सवाल उठ गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पावर है पार्लियामेंट के पास जिससे वो अमेंड कर सकता है, अमेंड मीन्स चेंजेस ला सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अंडर द आर्टिकल 368। तो ये इंक्लूड करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, यानी कि उसमें चेंजेस ला सकता है। फिर जो वर्ड है लॉ इन आर्टिकल 13, ठीक है, तो ये इंक्लूड करता है सिर्फ ऑर्डिनरी लॉस, ओनली ऑर्डिनरी लॉस एंड नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स विच इज़ कॉन्स्टिट्यूएंट लॉस। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट, ठीक है, अब ये तो कह दिया कि वो फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर सकता है, तो यहाँ पर पार्लियामेंट अब्रिज या टेक अवे कर सकता है। अब्रिज का मीन्स रोक लगा सकता है या ले सकता है, छीन सकता है, हाँ, कोई भी, अब ये ध्यान रखना है, कोई भी फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, बाय इनैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। क्योंकि जो आर्टिकल 13 के अंदर लॉ है वर्ड, ये सिर्फ इंक्लूड करता है ऑर्डिनरी लॉस को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को नहीं करता है। इसकी वजह से यहाँ पर पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स बाय इनैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। और ऐसे लॉ, ऐसा कानून, ठीक है, विल नॉट बी वॉइड अंडर आर्टिकल 13, यानी कि वो अमान्य नहीं ठहराया जाएगा अंडर आर्टिकल 13, ओके। अगर फिर भी आपको ये पूरा नहीं समझा हो तो मैं एक बारी में कह दूं कि शंकरी प्रसाद केस 1951 में हुआ ये कि एक तो ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था, उस पर क्वेश्चन उठ गया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि ये ध्यान रखना है, शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें फंडामेंटल राइट्स भी आते हैं, ठीक है, उतना समझ लो। फिर जो लॉ वर्ड है आर्टिकल 13 में, ठीक है, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को ये नहीं करता है, ठीक है, इंक्लूड नहीं करता है, इट ओनली इंक्लूड्स ऑर्डिनरी लॉ। इसकी वजह से फाइनल चीज़ क्या हुई शंकरी प्रसाद केस में कि पार्लियामेंट छीन सकता है, क्या वो अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स। एक सेकंड,
हाँ कर सकता है, ठीक है। पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है बाय इनैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, ठीक है। और ऐसा जो कानून है वो अमान्य नहीं ठहराया जाएगा। मोटा मोटा है कि शंकर प्रसाद केस में 1951 में, ठीक है, पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को बाय इनैक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट इज गोलकनाथ केस 1967। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने उसका जो अर्लियर डिसीजन था इन दी शंकर प्रसाद केस, ठीक है, उसको क्या कर दिया, उसको चेंज कर दिया। उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केस था इन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 17th अमेंडमेंट एक्ट 1964, जिसमें कुछ सर्टेन स्टेट एक्ट्स थे जो हमारे 9th शेड्यूल में ऐड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन पर सवाल उठ गया, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि फंडामेंटल राइट्स, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को इतना इंपॉर्टेंट नहीं मानती थी, बट इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर गिवन ट्रांसडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन। ट्रांसडेंटल का मतलब है लाइक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल एंड दे आर द बियॉन्ड ऑर्डिनरी लेवल, ठीक है। एंड इम्यूटेबल का मतलब दे आर फिक्स्ड एंड परमानेंट। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस केस में कह दिया, गोलकनाथ केस में, कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पार्लियामेंट है ये इट कैनॉट अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स। रिमेंबर, एनी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। यानी कि अब पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि वो कोई भी फंडामेंटल राइट्स छीन सके या उन पर रोक लगा सके। फिर यहाँ पर बताया गया कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी, ठीक है, इंक्लूड होता है अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13 जो वर्ड लॉ है, ठीक है। सिंपल भाषा में, तो प्रीवियस केस में क्या था कि जो हमारे जो आर्टिकल 13 के अंदर जो वर्ड लॉ है उसके अंदर सिर्फ ऑर्डिनरी लॉस ही थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स नहीं थे। बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी इंक्लूड होंगे, ठीक है, द वर्ड लॉ, ठीक है। फिर ऐसा कानून, सच लॉ विल बी वॉइड फॉर वायलेटिंग एनी फंडामेंटल राइट्स। कि इस लॉ के अंदर में, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को इनैक्ट कर हम अगर फंडामेंटल राइट्स अमेंड कर रहे हैं तो वो वॉइड होगा, ठीक है, वो अमान्य ठहरा दिया जाएगा क्योंकि वो वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। बट अब हुआ क्या कि पार्लियामेंट ने भी एक रिएक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर। पार्लियामेंट ने क्या किया, इट इनैक्टेड 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 और उसने यहाँ पर अमेंड कर दिया आर्टिकल 13 को और आर्टिकल 368 को। यानी कि पार्लियामेंट के पास पावर होगी ओनली इन आर्टिकल 368 के वो अमेंड कर सकता है कोई भी फंडामेंटल राइट्स, लेकिन आर्टिकल 13 के अंदर नहीं कर सकता है। इतना ध्यान रखना है, कन्फ्यूज मत होना है, ठीक है। तो अब इसका भी मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है, ये केस में क्या क्या है, ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं होंगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी आर्टिकल 13 के अंदर इंक्लूड हो गया, ठीक है। और पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और कह दिया कि आर्टिकल 13 के अंदर तो हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं करेंगे, लेकिन आर्टिकल 368 के अंदर में हम करेंगे अमेंड, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट केस पर। अब ये जो हमारा थर्ड केस है, ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस इन द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका नाम है केशवानंदा भारती केस 1973 और इसे द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसको किसी भी हालत में इसको भूलना नहीं है, मैं पॉइंट्स बताऊंगा, अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल का मतलब होता है चेंज कर दिया अपना जजमेंट जो उसने गोलकनाथ केस 1967 में दिया था, ठीक है। उसमें क्या था कि जो जजमेंट थी उसको लीगल वैलिडिटी दे दिया इन द 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 और कहा कि पार्लियामेंट के इस एम्पावर, यानी कि उसके पास पावर है कि वो अमेंड कर सकता है कोई भी फंडामेंटल राइट्स लो जो था पहले किया फिर नहीं किया फिर अब वापस कर रहा है, ठीक है। अब इसमें सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक न्यू डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। इसको बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो देखेंगे। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो कंस्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट की अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट, ये उसको अधिकार नहीं देती है कि वो अल्टर यानी कि चेंजेस ला सकता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। यानी कि कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे, उसके हम देखेंगे उसके एलिमेंट्स भी क्या क्या है नीचे। पहले भी इतना ध्यान रखना है कि कंस्टिट्यूएंट पावर जो है पार्लियामेंट के अंडर आर्टिकल 368 उसमें वो बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो उसमें अल्टरेशन नहीं कर सकता है, उसमें चेंजेस नहीं ला सकता है। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे अ फंडामेंटल राइट जो एक पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसमें एक पार्ट है ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर एक फंडामेंटल राइट इसका पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का तो फिर पार्लियामेंट उस फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता है, ठीक है, या छीन नहीं सकता है, ठीक है, या रोक नहीं लगा सकता है। लेकिन अगर उसके बाहर है तो हाँ कर सकता है। फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफॉर्म एंड अप्लाई किया डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एक नेक्स्ट केस में। या रिफॉर्म का मतलब है सुधार, चेंजेस लाए। सुप्रीम कोर्ट ने चेंजेस लाया और अप्लाई किया डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर नेक्स्ट केस में जिसका नाम है इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। उसके पहले मैं आपको बता दूँ ये केशवानंदा भारती केस का भी एक मोटा मोटा ओवरव्यू। क्या कहा, इतना ध्यान रखना है बस कि तो यहाँ पर पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट कैनॉट अल्टर अ फंडामेंटल राइट जो एक पार्ट है किसका, बेसिक स्ट्रक्चर का। है मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है,
बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं होगी कि वो अल्टर कर सकता है एक फंडामेंटल राइट को जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, उसके बाहर का है तो कर सकता है। अब इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975 में हम देखेंगे क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिडेट कर दिया प्रोविजन ऑफ 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975। इनवैलिडेट यानी कि उसको अमान्य ठहरा दिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा बेसिकली कि जो डिस्प्यूट्स हो रहे थे, इलेक्शन डिस्प्यूट्स हो रहे थे प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर ऑफ लोकसभा के बीच में, ठीक है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी कोर्ट्स थे उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि समझो, ये मैं वापस से करता हूँ, ये हमारी कह सकते हैं कि ये अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की, ठीक है, ये पावर है अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब ये जो मुद्दा था पूरा कि पीएम और स्पीकर के बीच में जो इलेक्शन डिस्प्यूट्स हो रहे थे, ये जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की, इसके बियॉन्ड चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है, ऊपर चला गया। और ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था इसको ये अफेक्ट करने लगा। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक तो ये कह दिया कि जो अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट की, ठीक है, वो बियॉन्ड जा रही है और अफेक्ट कर रही है बेसिक स्ट्रक्चर को। इस वजह से उन्होंने ये जो पूरा डिस्प्यूट था इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पार्लियामेंट में भी कितनी तुल मची है। पार्लियामेंट ने फिर से एक रिएक्शन दिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर। जो जुडिशियली इनोवेटेड डॉक्ट्राइन था बेसिक स्ट्रक्चर का, पर यहाँ पर जो जुडिशियली इनोवेटेड डॉक्ट्राइन था बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है, जो इनैक्ट हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, उसको पार्लियामेंट ने क्या किया, उसमें आर्टिकल 368 को अमेंड किया और डिक्लेयर किया पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है उस पर ऐसे कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी, या कोई भी अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट कर रहा है उस पर क्वेश्चन नहीं उठेगा किसी भी कोर्ट में, ऑन द ग्राउंड की ये इंक्लूड करता है कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कॉन्ट्रावेंशन मीन कि ये ब्रेक कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है रूल्स, जो गारंटेड बेसिक राइट्स है, बेसिक स्ट्रक्चर में जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी वायलेट हो रहे हैं, तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा एंड उस पर कोई लिमिटेशन नहीं होगी, ऐसा पार्लियामेंट ने बोल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मिनेव्रा मिल्स केस 1980। तो यहाँ पर इसने क्या किया, मिनेव्रा मिल्स केस ने इसने इनवैलिडेट कर दिया ये पूरा ऊपर वाला प्रोविज़न, ठीक है, जो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक घोषणा कर दी थी कि कोई लिमिटेशन नहीं होगा, कोई अमेंडमेंट होगा तो उस पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अगर पार्लियामेंट जो भी बेसिक स्ट्रक्चर में जो फंडामेंटल राइट्स है उसको अगर वो फॉलो नहीं करती या ब्रेक करती है तो मिनेव्रा मिल्स केस ने इसको ही पूरा ये कर दिया, इनवैलिडेट कर दिया, अमान्य ठहरा दिया। इसमें क्या हुआ, क्योंकि ये एक्सक्लूड कर रहा था जुडिशियल रिव्यू जो बेसिक स्ट्रक्चर है। क्योंकि क्या होगा, ये देखो, अगर हमारा जो जुडिशियल रिव्यू है वो एक्सक्लूड हो गया तो जो डिसीजन लिए जाते हैं बाय कोर्ट्स, जो वो चेक करते हैं सब चीज़ें, ठीक है, तो वो ऑफ लिमिट्स चले जाएंगी, वो एग्जामाइन नहीं होगी, चेक नहीं होगी। अगर कुछ चीज़ हमें फॉलो करनी हो सुप्रीम कोर्ट को लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए, वो सब कुछ नहीं होगा। तो ये जो ये लीगल स्क्रूटिनी है, ये सब चीज़ ये एक्सक्लूड हो जाएगी, तो ऑब्वियसली इट इज़ अफेक्टिंग द बेसिक स्ट्रक्चर। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर अप्लाई किया गया बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन विथ रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 368। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन था इट कन्फर्ड, यानी कि उसने ग्रांट किया कि एक लिमिटिंग अमेंडिंग पावर दी जाएगी पार्लियामेंट को, क्योंकि ये लिमिटिंग अमेंडिंग पावर एक बेसिक फीचर है, ठीक है। तो जो लिमिटेशंस है उस पावर पर वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी। इसका मतलब ये है कि अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट एक्सपांड नहीं कर सकता है उसकी अमेंडिंग पावर एक्वायर करने के लिए खुद को, एक राइट टू रिपील या एब्रोगेट करना कॉन्स्टिट्यूशन को या डिस्ट्रॉय करना बेसिक फीचर्स, यानी कि बेसिक में मोटा मोटा कहूँ तो पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 उसको जो लिमिटिंग पावर मिली है उसके, ये लिमिटिंग पावर यहाँ तक है तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि फिर अगर इसके ऊपर गया तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उसके बेसिक फीचर्स को वो हार्म करेगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो पार्लियामेंट है इट हैव टू अंडर द एक्सरसाइज ऑफ लिमिटेड पावर इट कैन नॉट इनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। वही के मैंने जो बताया कि उसके पास जो लिमिटेड पावर है उसके ऊपर वो नहीं जा सकती है, ठीक है। सो द डोनी ऑफ लिमिटेड पावर कैन नॉट कन्वर्ट इनटू अनलिमिटेड पावर। सेम वही जो उसको लिमिटेड पावर मिली है, ठीक है, तो अनलिमिटेड पावर उसको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट केस है वमन राव केस 1981, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया यहाँ पर, इट अधीयर्ड मीन्स इट स्टिक्ड टू द जजमेंट, ठीक है, ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि वो अप्लाई करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को जो इनैक्ट हुआ था आफ्टर अप्रैल 24, 1937, यानी कि द डेट ऑफ जजमेंट ऑफ केशवानंदा भारती केस। अब यहाँ पर हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो प्रेजेंटली अभी इतना ध्यान रखना है कि प्रेजेंटली जो आर्टिकल 368 के अंदर में पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कोई भी पार्ट को जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग बेसिक स्ट्रक्चर। मीन्स कि अगर कुछ चीज़ें हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, तो उनको छोड़कर चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो या जो भी चीज़ें हो, मैं नीचे आपको बताऊंगा, उनको छोड़कर पार्लियामेंट किसी भी चीज़ में अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर और कुछ 2-3 पॉइंट्स है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई किया कि क्या कंस्टिट्यूट कर सकता है बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब अभी बाकी है, ठीक है, येट टू क्लैरिफाई, पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने दी है तो हम वो देखेंगे नीचे। यहाँ पर कुछ बेसिक एलिमेंट्स है या बेसिक फीचर्स है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, तो जजमेंट्स यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या क्या है वो। तो सबसे पहली चीज़ है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मतलब ये जितनी भी चीज़ें ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, तो इनको बाय हार्ट ध्यान रखना है क्योंकि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, सॉरी प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। सेकंड है सोवेरियन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन,
जो सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, वेलफेयर स्टेट जो हमारा क्या कहते हैं उसको DPSP में आता है, जुडिशियल रिव्यू जो हमने देखा था अभी कि जुडिशियल रिव्यू एक्सक्लूड हो गया था, बाहर निकाल दिए थे, ठीक है। तो उस वजह से फिर वो वही थोड़ा मुद्दा हुआ, क्योंकि बेसिकली वो अफेक्ट कर रहा था। जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा तो फिर ये जो कोर्ट्स में जो चीज़ें एग्जामाइन होती है, कंडक्ट होती है, वो नहीं होंगी। सो क्योंकि तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वही अफेक्ट होगा, ठीक है। तो हमने इसका तो मतलब देखा ऊपर, फ्रीडम ऑफ एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये भी एक पार्ट है, हमने क्या देखा, अब ये क्यों दिया गया है, ठीक है। एक तो पूरा ही छीन लेते थे या इतना ही क्यों दिया, क्योंकि ये भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट को देना ज़रूरी है। अब इसमें ये कहा बस कि पार्लियामेंट जो लिमिटेड पावर है, ठीक है, इसके ऊपर ना जाए, ठीक है, लिमिटेड को अनलिमिटेड ना कर दे बस, वरना फिर वो क्या होगा, हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अफेक्ट होगा, ठीक है, या कह सकते हैं वो वायलेट होगा। फिर इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, अब ये दो इंपॉर्टेंट ध्यान रखने क्योंकि हमने ऊपर ही डिस्कस किए। प्रिंसिपल्स और एसेंस अंडरलाइंग द फंडामेंटल राइट्स, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142, पावर्स ऑफ हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल्स 226 एंड 227। अब ये यहाँ पर एक टेबल है, एवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इवॉल्व हुआ, ये अलग अलग केस है, ठीक है, केशवानंदा भारती केस, इंदिरा नेहरू गांधी केस, मीन्स ये है अच्छे खास इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको रीड कर लेना। पर जो मैंने डिस्कस किया ना ऊपर अभी तक, जो ये वाले केसेस, ठीक है, ये इतने मेन, इतने भी ध्यान रख लिया आपने तो इनफ है, क्योंकि ये केस के बारे में आप मेंस में मेंशन कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ। एज एग्जांपल के ऊपर केशवानंदा भारती केस और मिनेर्वा मिल्स केस, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको तो बाय हार्ट आपको ध्यान ही रखना है। और बाकी ये टेबल आप देख लेना, मैं इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो अब यहाँ पर मेरे कुछ कॉर्नर नोट्स है, बेसिकली ये एक्टिव रिकॉल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसमें करना क्या है, एक साइड में मैं यहाँ पर बस एक तो हेडिंग्स रखूँगा या क्वेश्चन, एक्टिव रिकॉल क्वेश्चन बनाऊँगा, ठीक है, उसके साइड में आंसर होंगे। अब जैसे कि मैं इसको देखो तो शंकर प्रसाद केस, ठीक है, इसमें क्या डेट क्या है उसकी 1951 है, तो ये है थोड़ा इंपॉर्टेंट। अभी मैंने पूरा ये बनाई नहीं है नोट्स एक्टिव रिकॉल के, कॉर्नर नोट्स के, तो मैं इसके लिए अलग से एक सेकेंड ना, तो ये जब मेरे इसके जो एक्टिव रिकॉल नोट्स, कॉर्नर नोट्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दूंगा। बट अगर आपको फिर भी नोटिफिकेशन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, एक तो मेरा होम पेज है, मैं उसमें बाद में अपलोड कर दूंगा, एज अ नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी, या फिर मैं एक अलग से सेपरेट 1 मिनट का शॉर्ट या 30 सेकंड का शॉर्ट डाल दूंगा कि मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो आप बस आके चेक कर लेना, 2-3 दिन में हो जाएगा। प्लीज़ लास्ट के एक मिनट आप देख लो। ये मेरा फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ा है, ठीक है, मुझे इतना अच्छे से टीचिंग हैबिट है नहीं, क्योंकि मैं खुद अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ UPSC की, नेक्स्ट ईयर मुझे भी अटेम्प्ट देना है। बट मेरा ऐसा था कि जितना हम दूसरों को पढ़ाएंगे उतना हमें समझ आएगा कि हमें कितना आता है। तो बस वो एक चीज़ है, अगर मुझसे कोई गलती हो या मैं कहीं पर आपको करेक्शन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दे देना, ठीक है। आपका पढ़ाने का तरीका थोड़ा ऐसा है, फिर या कि कुछ आप इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हो, क्या इम्प्रूव करना है, या फिर मुझे सजेशन दे सकते हो आप कि आप ये करो, कि मुझे ये नहीं समझा। और हाँ, अगर आपको कुछ कोई कंसेप्ट नहीं समझा होगा या जो भी ऊपर मैंने समझाया तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। एंड मैंने जो अभी, अगर मैंने एक तो मुझे समझाया, मैंने बहुत स्पीड में पढ़ाया, या मैं कहीं पर मैंने थोड़ा फंबल कर दिया, या मेरे जो कहने की जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो शायद आपको नहीं अच्छी लगी होगी या समझी नहीं होगी, तो मैं उस पर इंप्रूव करूँगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैं सीखूंगा स्लोली। एंड ऑल्सो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा वैल्यूएबल कंटेंट आपको इसमें से मिला होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ना ऑल पर कर देना। क्योंकि फिर मैं जो भी वीडियो डालूंगा, अपलोड करूँगा, जो भी मेरे नोटिफिकेशन मुझे अपडेट देना होगा वो आपको फिर आप तक पहुँचेगा, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर देना। और अगर आपके भी कोई एस्पिरेंट फ्रेंड्स है या जो भी प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए भी आप उनको मेरा चैनल सजेस्ट कर सकते हो। आई नो मैं उतना बड़े लेवल पर मैं कोई हूँ नहीं, बट मैं ऐसा चाहता हूँ कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ समझ आ रहा है, ठीक है, तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी, आपकी भी हेल्प होगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा है कि बड़े लेवल तक अगर आप किसी को कमेंट करोगे, सर को शायद रिप्लाई ना आए, यहाँ पर मैं होऊंगा तो मुझे जितना आता है मैं आपको थोड़ा हेल्प करूँगा गाइडेंस में। अगर आप थोड़े मुझसे ज़्यादा थोड़े एक्सपीरियंस हो तो आप मुझे बता सकते हो। बस यही कि एज एक एस्पिरेंट दूसरे एस्पिरेंट की मदद कर रहा है। एंड हर एक चीज़ के मैं मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, तो मैं उसके ऊपर भी एक लेक्चर्स बनाऊँगा, और मैं ट्राई करूँगा कि अच्छे से उनको कवर करूँ और बहुत डिटेल मैनर में करूँ और अच्छे से आपको समझ आ सके ऐसा पढ़ाऊँ, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, चलो बाय।